नमस्कार। टॉप टीचर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सबके लिए लेकर आया है टीचर्स वैकेंसीज के लिए एक बेहतरीन मंच। यहाँ पर आप टीचर्स के लिए बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे और टीचर्स ही नहीं बल्कि आप इंडिया के टॉप टीचर्स बनेंगे। तो साथियों, मैं आपका सबका पुनः दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ टॉप टीचर्स प्लेटफॉर्म पर। हम आज पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 2020, उस मैटर पे हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे आने वाली एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं कि कहां नौबत पड़ी। आज तक आजाद भारत में 3 बार हमारे लिए शिक्षा की नीतियां आ चुकी है अलग अलग समय में। एक बार इंदिरा गांधी के काल में नीति आई और दूसरी बार राजीव गांधी के काल में नीति आई और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में सन 2020 के अंदर शिक्षा की नीति आई। उसमें किस प्रकार से यूएनओ और हमारे विद्यार्थियों के बुनियादी ढांचे को, उनकी स्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे उनका एनवायरनमेंट चेंज किया जाए, कैसे 5334 का रूल लागू करके उन बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देकर उन बच्चों का स्किल डेवलप किया जाए और किस प्रकार से ये पॉलिसीज हमारे यहाँ पर लेकर आए हैं और कौन कौन से इसमें अध्याय रहेंगे और किस किस तरीके से ये स्किल डेवलप किया जा सकता है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पेपर में किस तरह से इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आपको भी बताकर गया हूं, शिक्षा नीति हमारे भारत में आज तक 3 नीतियां आ चुकी है राष्ट्रीय स्तर पर। और एक बात गजब की, ये जो शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय टॉपिक है, ये हमारे देश की राज्य सूची का विषय है। हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं। उनमें से एक है हमारी संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा है हमारा समवर्ती सूची। चलिए अब मैं टू द पॉइंट बात ज्यादा करना पसंद करता हूं। टू द पॉइंट हम लोग देखेंगे। मैच्योर विद्यार्थी, टीचर को समर्पित जो विद्यार्थी है वो इस चैनल पर बने रहे और बाकी आप आए हैं तो प्रेम भाव बना है तो वीडियो को लाइक करके आप प्रस्थान कर सकते हैं। टीचर्स के लिए समर्पित ये स्पेशल वीडियो आप देख पा रहे हैं। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये विषय है। किस प्रकार का विषय है मित्रों? जैसे अभी मैंने आपके सामने बात की, ये विषय है राज्य सूची का। याद रखना है ये राज्य सूची का विषय है। संविधान में कुल मिलाकर हमारे पास कितनी सूचियां होती है? संविधान में, भारतीय संविधान में हमारे पास कुल मिलाकर 3 प्रकार की सूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल प्रकार कितनी? 3 सूची है, जिसमें से एक सूची का नाम है संघ सूची, दूसरी हमारे पास सूची है इसको बोलते हैं राज्य सूची और तीसरी सूची का नाम है समवर्ती सूची। ये हमारे पास में 3 अलग अलग सूचियां आप देख पा रहे हैं। विषय है राज्य सूची का। भारत में वर्तमान समय तक कितनी शिक्षा नीति आ चुकी है? हमारे भारत में अब तक मित्रों 3 शिक्षा नीतियां टोटल आपकी आ चुकी है। 3 शिक्षा नीतियों में पहली शिक्षा नीति जो आई थी बिल्कुल सिंपल है। ये आई थी 1968 में, 1968 में। इसको उल्टा कर दो, 1986 ये दूसरी नीति आई है और तीसरी नीति आपकी सन 2020 के अंदर आई है। तीनों याद होगी। पहली 68 में, दूसरी 86 में और तीसरी 20 में। एकदम कंप्लीट। किसके काल में आई? 1968 में जो पहली बार नीति आई थी, ये नीति आई थी इंदिरा गांधी के काल में। हमारे देश की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में ये नीति आई थी और दूसरी नीति 1986 में ये राजीव गांधी के काल में आई थी। ये राजीव गांधी के काल में आई थी और पहली नीति जो आप देख रहे हैं ये इंदिरा गांधी के काल में आई थी। हमारे यहां पर एक आपने सुना होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम तो आपने सुना होगा। बहुत सारी पुस्तकें इसको लेकर जारी होती है, मैं आपको बता सकता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी आप देखते हैं, जैसे बहुत सारी हमारी किताबें आती हैं तो इस किताबों पर आप देखते हो आजकल तो किताबों पर शिक्षा मंत्रालय शब्द लिखा हुआ आता है। जैसे ये लेटेस्ट बुक है, जैसे कि भूगोल की लेटेस्ट बुक है, इस पे शिक्षा मंत्रालय लिखा हुआ है। लेकिन यदि आप पुरानी और भी इससे पुरानी किताब देखते हो या इसकी पुराने वाले आप इसके वर्जन को देखते हो तो उस पुराने वाले वर्जन के ऊपर इस पे लिखा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। देखो गजब की बात क्या है, दोनों बुक्स एक ही है,
दोनों के टाइम के बाद अलग अलग है। ये 2017-18 की है, ये बिल्कुल 22-23 का लेटेस्ट मॉडल है। तो आप इसमें देख पा रहे हो दोनों में नाम चेंज कैसे हो गया, क्योंकि सच्चाई ये है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उसका नाम शिक्षा मंत्रालय हो चुका है। और वो बात आपको यहां पर भी देखनी पड़ेगी। वो कैसे देखनी पड़ेगी कि जो पहली नीति और दूसरी नीति जो आई थी ना, ये नीति कौन लेकर आया था? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये किसके द्वारा तैयार की गई थी? ये नीतियां मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा मित्रों ये दो नीतियां आपकी जारी की गई थी। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति थर्ड जो आ रही है 2020 में, और ये जिसके समय आ रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में ये इस प्रकार से हमारी नीति आ रही है। अब देखो बात तो वही है आपकी, लेकिन पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोला गया, यानी ये दो नीतियां जो आ रही है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसको लेकर आ रहा है। और ये नीति जो अब आप यहां पर देखेंगे ये भारत का शिक्षा मंत्रालय इसको लेकर आ रहा है। तो ये दोनों बातों के अंदर आप देखो अंतर हो गया ना। देखो बात तो वैसे एक ही है, लेकिन फिर भी 3 नीति टोटल है। 2 नीतियां हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय लेकर आया है और तीसरी नीति हमारी शिक्षा मंत्रालय लेकर आया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में ये नीति हमारी तैयार हुई। ओके रिपोर्ट है, नो डाउट, कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु यहां बिल्कुल भी नहीं है। विद्यार्थी जो है उनका बुनियादी जो विकास है वो करना यहां पर है, इसका मुख्य टारगेट रखा गया है, बुनियादी विकास भी करना। बहुत सारे यहां पर कार्य यहां रखे गए हैं। चलिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको जरा बताता हूं, जरा आप ध्यान देंगे, कुछ एक नजर में आप एक बात देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता क्यों पड़ी? सन 2015 में यूएनओ का लक्ष्य SDG 17 सतत विकास लक्ष्य पूरा करना था। ये होता क्या है? यानी कि बच्चे का एनवायरमेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं, उसके वातावरण का निवास बोलते हैं, उसके आसपास का जो वातावरण है उसका विकास करने की जो नीति है वही ये बात करने की कोशिश कर रहा है। ये टारगेट जो है मित्रों 2030 तक का है। 2030 में यूएनओ का लक्ष्य SDG 4 का सार्वभौमिक गुणात्मक शिक्षा का लक्ष्य पूरा करना है, और संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य तो 4 है। इसको प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई है कि ये सार्वभौमिक गुणात्मक विकास किया जाए। बच्चा जो है वो बोलना, बैठना और किस प्रकार से बड़ों का आचरण, बड़ों की बातों का आदर करना, आचरण करना, खाना पीना, सारी चीजें किस प्रकार से टीचर्स को सिखानी जानी चाहिए, उन सब बातों का इसके अंदर उल्लेख किया गया है। चलिए ये बात यहां पर समझते हुए क्वेश्चन के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बात थी। लेकिन अब आप क्रम समझेंगे कैसे डेवलप हुआ, लागू हुई जो हुई, लेकिन किस प्रकार से, कैसे इसका क्रम रहा है, कैसा इसका एक खुद का डेवलप रहा है, जरा मैं आपको बताऊं। देखिए इसकी सबसे पहले घोषणा और प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। समिति का गठन किया गया। भूतपूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम के अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए यह कार्य किया गया। भी नई शिक्षा नीति बनाई जाए, और फिर भूतपूर्व कैबिनेट सचिव जो थे सुब्रमण्यम जो है, इनके अध्यक्षता में यह कार्य स्टार्ट हुआ। समिति ने अपनी रिपोर्ट मानव संसाधन मंत्रालय विकास मंत्रालय को सौंपी। यह सौंपी गई थी मई 2016 में, और इस प्रकार से इनकी अध्यक्षता भी इन्होंने की, जो समिति का गठन कर रहा है। और एक अन्य समिति का गठन किया गया था जून 2017 में। इसरो के पूर्व प्रमुख पद्म विभूषण प्राप्त डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में यह कार्य किया गया था। यह नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 व्यक्तियों के नाम हमें मुख्यतः मिलता है इसकी कमेटी समिति के रूप में देखा जाए तो, लेकिन समिति के गठन में पहले तो नाम आते हैं सुब्रमण्यम आएंगे, दूसरे हमारे पास कस्तूरी रंजन नाम आएगा। देखिए पेपर में आ चुका है कस्तूरी रंजन, आप यहां पर विशेष तौर पर ध्यान देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा कैबिनेट में प्रस्तुत जो किया जा चुका है। देखिए हर तरीके से बात घुमाई फिराई जा सकती है। देखिए पहले कह रहा है घोषणा प्रक्रिया प्रारंभ, समिति का गठन किया जा रहा है। समिति ने अपनी रिपोर्ट मानव संसाधन मंत्रालय के माध्यम से सौंपी, फिर एक अन्य समिति का गठन किया गया, और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया। वो मई 2019 में डॉक्टर कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में यह किया गया, और फिर इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने शिक्षा नीति के मसौदे को मंजूरी प्रदान कर दी। 29 जुलाई 2020 को यह मंत्री उस समय रमेश चंद्र के द्वारा यह कार्य किया गया था।
जितने भी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग फैक्ट्स बनेंगे, यानी कि क्वेश्चंस जो आपके बनने वाले हैं, देखिए आप 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस बड़े बड़े स्तर पर बनेंगे और 6 क्वेश्चंस आपके स्लाइड के अंदर कवर हो पा रहे हैं मित्रों। इस प्रकार से ये आप यहां पर विशेष ध्यान देंगे, टीचर्स के लिए विशेष तौर पे आपके काम आने वाली बात है। देखिए आज के इस वीडियो का जो विशेष शीर्षक है, इस वीडियो का विशेष पहलू है, एक तरीके से आप यूं कहो स्तंभ है, वो जो काम है वो आपका ये है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 टोटल आपके स्तंभ है। इसको आप याद रख सकते हैं AAA, आप इसको याद रख सकते हैं AAA और EQ। ये एक छोटी सी ट्रिक है, वैसे तो कोई ट्रिक नहीं है लेकिन फिर भी AAA EQ क्या पॉलिसी है। एक्सेस यानी कि शिक्षा नीति का मतलब है सब तक विद्यार्थियों की पहुंच होनी चाहिए। दूसरी बात यहां पर कह रहा है, जवाबदेही की बात कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है, ये जवाबदेही। देखिए यहां पर नीति के 5 स्तंभ क्या क्या है, एक तो सब तक पहुंच होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, इसके बाद में अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहा है, किफायती की बात कर रहा है, और फिर इक्वलिटी की बात कर रहा है, समता और भागीदारी की बात, फिर इक्वालिटी पे बात करें, गुणवत्ता पे। यदि आप शिक्षक हैं और आप यदि अंतर्मुखी सोचते हैं और आप वास्तव में शालीनता के साथ में एक स्किल डेवलप के बारे में सोचते हैं, तो आपको इन 5 शब्दों की गहराई में जाना पड़ेगा और इन 5 शब्दों की गहराई ही आपके इस पर पूरी आगे क्लास चलने वाली है। मित्रों किस प्रकार सब तक पहुंच पर बनानी है, किस प्रकार किसका जवाब देना है, क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्या किफायती बनती है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, भागीदारी बनती है, क्या आपकी क्वालिटी गुणवत्ता, ये 5 जो हमारे तत्व हैं, ये 5 ही इस शिक्षा नीति के कुल मिलाकर स्तंभ है। फिर आपके लिए क्वेश्चन और तैयार हो गया, फिर आपके लिए एक बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन फिर आपका यहां पर तैयार हो गया, क्या कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 स्तंभ निम्न में से है या नहीं है, तो आप यहां पर जवाब देकर बता सकते हैं। तो देख लीजिए, सब तक पहुंच, जवाबदेही, किफायती और समता और भागीदारी, और इसके बाद में है गुणवत्ता। तो ये 5 पॉइंट्स आप मेजर यहां पर विशेष तौर पर तैयार कर लेंगे और विशेष तौर पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखेंगे। लो जी, कितना गजब का पॉइंट आपके सामने है, सीधा टू द पॉइंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4 टोटल भाग हैं। स्तंभ कितने हैं? 5। भाग कितने हैं? 4। प्रश्न यही आएगा, टोटल शिक्षा नीति कितनी आ गई? 3। पहली कब आई? 1968 में। दूसरी कब आई? 1986 में। तीसरी कब आई? 2020 में। पहली शिक्षा नीति किसके काल में आई थी? इंदिरा गांधी के काल में। दूसरी शिक्षा नीति कब आई थी? राजीव गांधी के काल में। और तीसरी शिक्षा नीति कब आई थी? नरेंद्र मोदी जी के काल में। और फिर आगे बढ़ते हैं इस बात को लेकर। पहले अच्छा, जो 2 नीतियां हैं वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, और तीसरी है तो वही, लेकिन वो शिक्षा मंत्रालय हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4 टोटल भाग है और 27 इसके टोटल अध्याय हैं। 4 भाग कौन से हैं? देखो जरा, 1 नंबर है स्कूली शिक्षा, इसमें टोटल आपके 8 अध्याय हैं। और भाग नंबर 2 जो आप देख रहे हो, उच्चतर शिक्षा विभाग। और भाग नंबर 3 अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे। और भाग नंबर 4 क्रियान्वयन की रणनीति। मित्रों, स्तंभ के बाद यदि कोई इंपॉर्टेंट पहलू है, और वो इंपॉर्टेंट पहलू यदि कोई है, तो वो हमारा इंपॉर्टेंट पहलू हमारा ये यहां पर आपके बनने वाले हैं। ये 4 भाग ही हमारी शिक्षा नीति को जो निर्धारित करेंगे। इसमें ये स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा विभाग, अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, क्रियान्वयन की रणनीति। तो आप देखेंगे 4 भाग मुख्य आपके शिक्षा नीति में ये आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट जरा बात देखो, इसके मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर बात करनी है। अब अपने मुद्दे पर आ गए कि वो करना क्या है। अब उन बातों को गहराई से समझने की जो बातें हैं अब आपकी यहां पर आ चुकी है। देखिए, ये मूलभूत सिद्धांत है। प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान, उनके विकास हेतु प्रयास करना और वह योजनाएं बनाना। वैसे तो मैं जो बात अभी समझाऊंगा वो आगे दोबारा बतानी पड़ेगी। ये कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं को स्वीकृति बहुत जरूरी है।
ऐसी क्या नौबत आ गई कि ये शिक्षा नीतियों को इतने ठोस तरीके से स्कूल वगैरह में लागू करना पड़ा? बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो जिन्होंने केवल किताबी स्ट्रगल किया है कि केवल उन्होंने एजुकेशन स्ट्रगल तो किया है और मेहनत करके डायरेक्ट लगे हैं वो नौकरी। 12th की, ग्रेजुएशन की, बीएड की, जस्ट पेपर दिया, फाइनल सिलेक्शन हो गया। उनको दुनियादारी का ज्ञान नहीं हो सकता। मित्रों, एक बड़ी प्रॉब्लम आप देखिए, जो जगह जगह ठोकरें खाकर आगे बढ़ता है, जिसने हर प्रकार का माहौल देखा होता है, उसको वास्तविकता से पता चलता है कि क्या होता है, क्या मजबूरियां होती है। विद्यार्थी सरकारी स्कूल में आ रहा है, कई प्रकार की बुद्धि के विद्यार्थी वहाँ पर आते हैं, अनेकों प्रकार के वहाँ पर पर्सनैलिटी के विद्यार्थी देखने को मिलते हैं। तो उनकी क्षमताओं को पहचान करनी जरूरी है। उनकी पहचान आपको निश्चित रूप से होनी चाहिए। आप स्कूल में जब जाते हैं तो विद्यार्थी की पहचान ऐसे नहीं, हाँ भाई तेरा नाम क्या है, भाई आपका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है। आप गुरुजी हो, आपको देखते ही पता होना चाहिए विद्यार्थी का नाम क्या है। आप उस विद्यार्थी की पीठ देख के आपको पता लग जाना चाहिए वो फलाना विद्यार्थी खड़ा है। दूर से हेलो राकेश, चलो क्लास में चलो, ये आप में गुण होना चाहिए। इसलिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, इसे FLN प्लान बोलते हैं। कक्षा 3 व 8 तक सर्वाधिक प्राथमिकता देना होगा। बुनियादी साक्षरता मतलब प्रारंभिक जो शिक्षा है उसमें बढ़ावा देना। जैसे आजकल देखा आपने, प्ले स्कूल चलते हैं, जगह जगह प्ले स्कूल की डिमांड होने लगी। 50-50 हजार रुपए फीस जमा करवाते हैं, प्ले स्कूल में करवाते हैं। क्यों भाई, क्या कमी है हमारे सरकार में? शिक्षकों को पूरी तनख्वाह बराबर दी जा रही है, किस लिए दी जा रही है? तो भाई बुनियादी साक्षरता का विकास किया जाना चाहिए ना, बिल्कुल किया जाना चाहिए। फिर प्ले स्कूल की अलग से काय की जरूरत पड़ गई उनको? स्कूल में सारा सिस्टम, इसलिए नो बैग डे आजकल सैटरडे को रखा हुआ है ना, गजब की बात है। FLN को 2025 तक राष्ट्रीय मिशन बनाया जाएगा और वास्तव में ये किया। बुनियादी साक्षरता यदि मजबूत होगी ना, मतलब जातिवाद चीजों से बाहर निकालना, छुआछूत जैसी चीजों से उनको बच्चों को समझाना कि बेटा दिस इज नॉट गुड फेयर। छुआछूत, जाति, धर्म, ये सब चीजें बहुत छोटी बात होती है शिक्षा के सामने। ये आस्था का विषय है। इसे शिक्षा के बीच में शिक्षा को सबको पाने का सम्मान अधिकार है। आप पढ़ोगे, शिक्षा को तो जो ग्रहण करेगा वो तो दहाड़ेगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है तो जिसे पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। मानवीय और संवैधानिक मूल्यों के विकास पर जोर देना इसका काम है। और इसके अलावा शिक्षक नीति की धुरी बने, शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना होगा। यह इसका मूलभूत सिद्धांत है। और शिक्षा व्यवसाय में पारदर्शिता, स्वायत्ता, विकेंद्रीकरण का विकास किया जाएगा। क्योंकि शिक्षा में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी और पारदर्शिता नहीं होगी, कैसे हम इस समाज का लोक कल्याण कर पाएंगे? और इस समाज का निर्माता आपको पता ही है, एक शिक्षक ही माना जाता है मूल रूप से देखा जाए तो। रटने और परीक्षाओं में पास होने के लिए पढ़ने की बजाय अवधारणा, तर्क, सृजनात्मकता बतानी है। जैसे हम लोगों ने जब आज से 15 साल 20 साल पहले जब स्कूल का दौर पार किया था, तो उस समय ऐसा दौर था कि मैथ्स वगैरह बहुत वीक हुआ करती थी, कोई समझाने वाला ढंग का नहीं था। तो हमें कुछ लोग तो ऐसे आते थे, बोला बस इनको पास होने का जुगाड़ कर दो, बस इनको सूत्र बताओ, सूत्र के व्याध नंबर 1 नंबर मिल जाते होते हैं। तो हमने जैसे तैसे रट्टे मार मोर के और कर करा के और वो सूत्र वाला कार्यक्रम बिठाया और जैसे तैसे मुश्किल से पास तो मैथ वगैरह के अंदर हुए। लेकिन यदि वहीं पर 2-4 प्रश्नावली ढंग से समझा दी गई होती तो काश वहां जहां 50 नंबर आए वहां पर 60 से 70 नंबर आने की संभावना होती। रट्टाने की भावना यहाँ पर रखी जाती है। और जैसे हिंदी होती है, बच्चों को रटाने की क्षमता, बार खड़ी रटाई जाती है, रटाने की पूरी होती है, ऊ ए आ रटाई जा रही है। थोड़ा सा उसको सिद्धांतिक और उसको रचनात्मक तरीके से बताया जाए तो बच्चा 10 दिन बाद में अखबार जोड़ तोड़ के अखबार पढ़ने लग जाए। हमारे एक एजुकेशन पॉलिसी में एक छोटी सी एक गड़बड़ और है। हमें एक बच्चे का दृष्टिकोण चेंज कर दिया। ए दिखते ही इसको बढ़ा दिया, ऐसे अनार, बै दिखा बै से बकरी। अब वो क्या हो गया, बच्चे की मानसिकता ऐसी हो गई कि उसको टै दिखती टै से टमाटर, उसको टै दिखती टमाटर याद आ रहा है, उसको पै दिखते ही उसको पै से पतंग याद आ रही है, नै दिखती नल याद आ रहा है, बै दिखते उसको बकरी याद आ रही है, बै दिखती भेड़ याद आ रही है। उसके दिमाग में भेड़ बकरी नल टुंटी ये बिठा दी उसके दिमाग में।
यदि बच्चे को ए पढ़ाया जाए और आ को आ पढ़ाया जाए, ई को ई पढ़ाया जाए, बच्चा ना आने वाले 10 दिन बाद में जोड़ जोड़ के अखबार पढ़ना सीख जाए। वो कम से कम ऐसे बोल देगा, जैसे किताब सामने पढ़ी है, किताब पढ़ी है, तो उसको रा को रा सिखाने की पद्धति पे फोकस किया जाए। रा से उसको रथ बनाने की कोशिश न करते हुए जय को जाजना बना के उसको जय को जय, तो बच्चा कोशिश करेगा रा जय से थाने, राज्य से थाने। 10 दिन बाद में ये संभव हो जाएगा। और 3-4 साल तक बच्चा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, बी फॉर बॉय, ए से अनार, आ से आम, ए से इमली, तो वो इमलीर ईखर इनके चक्कर में उसका ढांचा बिगड़ता हुआ जा रहा है प्रॉपर पूरा। इस चीज को डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो देखिए जरा, अब मेरी ये लाइन अगले वाली है ना, इसको बात को साधेगी। देखो कैसे, अवधारणा, तर्क, सृजनात्मकता, क्रियात्मकता, नैतिकता, मानवीय, संवैधानिक मूल्य, बहुभाविक जीवन कौशल सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर दिया जाना चाहिए। साइकोलॉजी इसलिए तो पढ़ाई गई थी आपको, मूल्यांकन कैसे करना है बच्चे का, अभिप्रेरणा और आपको अधिगम लर्निंग सिस्टम क्या होता है, ये सब साइकोलॉजी में इसलिए तो पढ़ाए जाते हैं। स्कूली शिक्षा वर्गों में न विभाजित करके एकीकृत करना, स्कूली शिक्षा वर्गों में न विभाजित करके एकीकृत करने का प्लान, स्वायत्त सुशासन और सशक्तिकरण, उत्कृष्ट स्तर पर शोध, भारतीय जड़ों और गौरव बंधे रहना, शिक्षा को सार्वजनिक सेवा मानना। स्कूल में गए, आ जाओ सारे इकट्ठे हो जाओ, चौथी, पांचवी, तीसरी, चाहे आओ सारे आ जाओ, आ जाओ लाइन में, बाहर बैठ जाओ, धूप में बैठ जाओ, आ जाओ। बच्चा तो यही चाहेगा मौज मस्ती हो। एक अंदर बैठे मैडम जी रील देख रहे हैं स्कूल में, हाँ, जब भी कोई लड़की देखे फलाना 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 बोले, ओले ओले ओले। एक ऑफिस में बैठे गप्पे लड़ा रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, ड्यूटी बनानी 2 घंटे तू संभाल ले, 1 आध घंटे मैं संभालूंगा, हाफ टाइम हो जाएगा, उसके बाद में ये मैडम बैठी है, मैडम संभाल लेगी, आपस में बांट लेते हैं। जिस दिन कोई आना हो, जांच वगैरह हो, बच्चे ड्रेस पहन के आनी है सबको, कल चप्पल साइड में यहां खोलनी है, टेबल सिस्टमेटिक होना चाहिए, बोर्ड साफ होने चाहिए, मैडम जी ड्रेस शानदार पहन के आएंगे, नहीं तो पता नहीं क्या क्या पहन के आ जाते हैं। ये हो रखी है शिक्षा। स्कूल में आप सेवा कर रहे हो, आपको सार्वजनिक सेवा माननी पड़ेगी, आप लोक कल्याणकारी हो। शिक्षक सामान्य नहीं होता, चाणक्य की उस बात को आप याद कीजिए। मजबूत जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश करना एवं सतत मूल्यांकन को सीखने सिखाने की प्रक्रिया का भाग बनाना। कितनी प्यारी बात बोल रहा है साइकोलॉजी, पूरा पूरा आधार रख रही है इस बात का, यहां पर आप देख रहे हो। तो अब एक महत्वपूर्ण बिंदु को कैसे क्या किया जाए। स्कूली शिक्षा +2 तक शैक्षिक मॉडल जो है हमारे 10+2 के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को एक फॉर्मूले में सेट किया जाए, इसको 5334 फॉर्मूला बोला जाता है। देखो ये काफी वायरल हुआ था, ये फॉर्मूला 5334 का फॉर्मूला जो है, इस प्रणाली के आधार पर अपने को विभाजित करके इसके ऊपर बल देना जाना चाहिए। देखो कैसे, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा अपोजिट यहां पर दिखा पा रहा हूं। जैसे 5 वर्ष स्टार्टिंग के जो बच्चे के होते हैं, अब तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, हम बच्चों को फर्स्ट में डालेंगे। अरे तो भाई तू फर्स्ट में क्यों, कोई इंजीनियर बना रहा है क्या डायरेक्ट? इसको तरीका होता है, बच्चे को तरीके से डेवलप किया जाता है, उसका एक एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट तो पैदा होने दिया जाए, उसको पहले प्रेशर में डाल दिए फट, ऐसा थोड़ी बच्चा पढ़ेगा। यहाँ उसको एक एनवायरनमेंट दिया जाए, उसको प्ले स्कूल जैसा एनवायरनमेंट नर्सरी में दिया जाए। अब उसको हाथ पकड़ पकड़ के लिखने के सिखाने की प्रक्रिया LKG में, फिर UKG में, और फिर फर्स्ट में, और फिर आपकी सेकंड क्लास, यानी आप बच्चे को 5 साल तक इसमें रखेंगे। ओ 5 साल तक, 3 से 8 साल की उम्र हो भाई 5, ये तो कितना मतलब हालत खराब कर देने वाला प्रोग्राम हो गया ये तो, ऐसे लगेगा बच्चों को। लेकिन नहीं भाई, ये 5 साल बच्चे का वाकई में सतत मूल्यांकन करवाएगा और स्किल डेवलप। वास्तव में ये 5 साल ये नींव है, ये नींव मजबूत रहेगी ना, आगे कार्यक्रम मजबूत ही मजबूत है। अब जो कक्षा 3, 4 और 5 का जो है प्रिपरेटरी स्कूल, इसको शिक्षा बोली जाती है, ये 3 साल तक का जो 8 से 11 वाला फॉर्मूला है मित्रों, तीसरी, चौथी, 5वीं का ये फॉर्मूले मॉड्यूल बना दिए गए इस प्रकार से। और 3 साल जो 6ठी, 7वीं, 8वीं के, इसको मिडिल स्कूली शिक्षा बोलते हैं, और 9वीं, 10वीं, 11वीं वाली इसको माध्यमिक स्कूली शिक्षा बोला जाता है। तो और अच्छा एक चीज और है,
बच्चे को उसका सब्जेक्ट लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। आप खुद टीचर्स हैं तो आप खुद मूल्यांकन करो बच्चों का कि उनका इंटरेस्ट कहाँ है, और जो खुद कह रहा है कि मैं होम साइंस लेना चाह रहा हूं तो मत रोको, वो होम साइंस लेना दो उसको, नंबर लेने के लिए नहीं। वो कह रहा है जी मैं मैथमेटिक्स ही लूंगा, मेरे को नहीं है जियोग्राफी हिस्ट्री आती, तो वो यदि आप नॉन मेडिकल लेना चाहता है तो आप उसके दिमाग पे प्रेशर मत दो, उसको नॉन मेडिकल में जाने दो, अरे वो इसका इंटरेस्ट है। वो कहता है जी मेरे से नहीं होती, मैं तो आर्ट एंड कल्चर में तो चित्रकला लूंगा, तो चित्रकला ऑप्शन है ना, दो ना उसको 11वीं 12वीं में चित्रकला दिलाओ, उसमें करेगा वो कबाड़े, उसमें बढ़ेगा आगे। तो इस प्रकार से, और अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो 5-3-3 का जो फॉर्मूला है, इसमें से फाउंडेशन शिक्षा मॉड्यूल किसे कहा जाता है। तो मित्रों जो ये आपकी जो फर्स्ट स्टेप है 5 वाली, ये जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट वाली जो है, इसको फाउंडेशन स्कूली शिक्षा बोला जाता है। इनकी प्रारंभिक 5 वर्ष की शिक्षा को किस नाम से जानेंगे, इसको फाउंडेशन स्कूली शिक्षा के नाम से जानेंगे। देखो अब जितने भी इसके अध्याय बचे हैं वो पूरा का पूरा लेसन हम अगले सेशन में पढ़ने वाले हैं। और ये जो आपका मंच है टॉप टीचर्स, ये केवल टीचर्स को समर्पित है। यदि आप भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और भी आपके जो भाई बंधु टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक इसको जरूर शेयर करना। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।